नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की श्रृंखला में हम साथी देखने वाले हैं 23 जनवरी का एनालिसिस। क्या देखने वाले हैं साथी? आज जो आपके 23 जनवरी के सभी शिफ्टों के जीएस के क्वेश्चन हैं उनका हम एनालिसिस देखेंगे साथी। और हम देखेंगे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या देखेंगे साथी? 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया हो गया आज के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए, या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या नहीं हुए, उस तरह से क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम एनालिसिस अंत में करेंगे क्लास के। ठीक है, उससे पहले हम कर लेते हैं आज के 20 क्वेश्चन। तो सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जल्दी से और लोगों को जोड़ लेंगे। ठीक है साथी, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन देखो, आज क्या देखेंगे साथी? आज हम देखेंगे 23 जनवरी का जितना भी ऑल शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं, और प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारी क्लास होती है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। ठीक है साथी, इस पर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जो साथी नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप लोग एक बार बैक जा करके लाइक भी कर देंगे। ठीक है साथी, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है साथी, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो हमें हंसना है। देखो कितने अच्छे तरह से ये बच्चा हंस रहा है। ठीक है, इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे स्थिति को अपने छोड़ करके, यानी कि परिस्थितियां कैसी भी हो हमें मुस्कुराना है, और परिस्थितियां कैसी भी हो हमें पढ़ना है और एग्जाम निकालना है। ठीक है साथी, वही कह रहा है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, माता पिता का जो सपना हमने दिखाया था वो सपना पूरा करेंगे। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की पहली सभ्यता, विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे स्थित थी? जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे। निम्नलिखित में से जो विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता थी, देखो ये पहली बात तो ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सा थी? ग्रामीण सभ्यता। और कौन थी ये? विश्व की पहली थी। कहाँ की सभ्यता? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये पूछ रहा है किस नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, ये आपकी हुई थी ईरान और तुर्की के मध्य में। ठीक है साथी, ईरान और ईरान के आसपास के क्षेत्र में ये इस सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो आपको बताना है साथी दजला और फरात नदी। कौन सा थी? दजला और फरात नदी के आसपास के क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ। यह विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है साथी, यदि पूछ ले विश्व की पहली शहरी सभ्यता, पूछ ले आपसे विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन थी, तो आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, ये पहली शहरी सभ्यता थी, इसको याद रखेंगे अच्छे से। शहरी सभ्यता कौन थी? तो बताना है आपको सिंधु सभ्यता। ठीक है, यदि पूछ ले ग्रामीण सभ्यता कौन थी, तो आपको बताना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे? तो बताना है सिंधु नदी के किनारे। इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा को सर्वप्रथम खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ग्रामीण पूछा है तो बताना दजला फरात नदी के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? देखो यहाँ पर क्या पूछा है साथी, यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी छाप के, वह कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। देखो आपको बताना है, एक तो पूछेगा आपसे वसा में घुलनशील, एक पूछेगा जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, जल के लिए आप याद रख लेंगे, वसा को ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जल के लिए आप याद रखना है भैंस गई पानी में। ठीक है, बी और सी, भैंस गई पानी में। ठीक है, पानी में, तो पानी में घुलनशील कौन हो जाएगी? भैंस, यानी कि बी और सी। ठीक है, भैंस कहाँ जाती है? तो पानी में जाती नहाने के लिए, तो बी सी किस में हो जाएगा साथी? आपका पानी में हो जाएगा। ठीक है, और वसा में शेष विटामिन जो बचे आपके ए के बाद डी के बाद ई और के। ठीक है, और यहाँ पर पूछा क्या था आपसे साथी? पूछा था वसा में घुलनशील नहीं है, तो बताएंगे देखो वसा में इतने घुलनशील हैं, और घुलनशील कौन नहीं है? बी और सी वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? वसा में घुलनशील नहीं है। ये तो सी तो विटामिन कौन किसमें है? तो बताना है पानी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। यदि पूछे विटामिन डी, तो बताना इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं साथी? कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं इसको। ठीक है, इसे सनशाइन का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इससे हड्डियों में ऑस्टियोमलेसिस रोग होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेसिस युवाओं में। ठीक है, और रिकेट्स बच्चों में होता है, इसको भी याद रखेंगे। विटामिन ए बताना साथी, इससे क्या होता है आपका? विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है। क्या साथी? विटामिन ए से
रतौंधी, और विटामिन बी से क्या होता है तो बताना बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन बी से बेरी बेरी, और विटामिन ए से साथी रतौंधी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, देखो हम एनालिसिस पूरा का पूरा कराएंगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और लाइक शेयर तो करते रहेंगे, ठीक है। कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, जो आपकी नाबार्ड की स्थापना है ये किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? जल्दी सभी साथी छाप देंगे। नाबार्ड की स्थापना आपकी किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। यदि पूछे स्वर्ण सिंह समिति तो आपको याद रखना है साथी, इसमें क्या याद रखना है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आपका 1976 का, इसमें क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। सॉरी 1976 का था यहाँ पर, इसको याद रखेंगे अच्छे से, 1976 का, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले शिवरमन समिति, तो साथी बताना है इससे हुई थी नाबार्ड की स्थापना। क्या हुई थी साथी? नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ये साथी एक्ट था आपका, एक्ट था 1981 का। कब का? 1981 का। लेकिन स्थापना कब हुई थी तो बताना है साथी 12 जुलाई 1982 में। कब साथी? 1982 में नाबार्ड की आपकी स्थापना होती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे हम सभी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब होती नाबार्ड की तो बताना है 12 जुलाई 1982, ठीक है। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, तो बताना है नेशनल, साथी बताना है आपको नेशनल बैंक क्या बताना है साथी? 1 मिनट, ठीक है, आपको यहाँ पर नाबार्ड का फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताना है नेशनल, क्या होता है साथी? नेशनल, इसके अलावा बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर हो जाएगा आपका। इसके अलावा क्या हो जाएगा? रूरल डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा साथी? रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यदि पूछे समिति कौन सी थी साथी नाबार्ड के लिए, समिति कौन सी थी आपको याद रखना है। नाबार्ड के, एक मिनट साथी कहाँ गया? नाबार्ड के लिए कौन सी समिति थी तो आपको याद रखना है शिवरमन समिति, ठीक है साथी। कौन सी समिति? शिवरमन समिति, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे बलवंत राय मेहता समिति, तो आपको बताना है साथी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। क्या? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था किससे लागू हुई थी तो बताना है साथी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। यदि पूछ ले विवेक देवराय समिति तो बताना है रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया था, विवेक देवराय समिति, ठीक है। रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया तो बताना विवेक देवराय समिति, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है जो आपका रेल बजट था ये और आम बजट था, इसको अलग किससे किया गया था? यदि पूछे साथी अलग किससे किया गया था, आपसे अलग पूछ ले तो आपको बताना अलग के लिए एकवर्थ कमीशन। क्या थी? एकवर्थ कमीशन थी, ठीक है। एक मिनट, इसके लिए क्या थी? एकवर्थ कमीशन, ठीक है साथी। एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। लेकिन 2016 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसको रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, ठीक है। यदि पूछे नाबार्ड की स्थापना तो बताना 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपका धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, जल्दी से बता देंगे सभी साथी, ठीक है। यदि पूछे धुआंधार किस नदी पर है तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर, ठीक है। कहाँ साथी? नर्मदा नदी पर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, धुआंधार, ठीक है। इसी पर एक आपका मध्य प्रदेश में बांध है जिसका नाम है ओंकारेश्वर बांध। क्या है साथी? ओंकारेश्वर बांध, ठीक है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? ओंकारेश्वर बांध तो आपको बताना है नर्मदा नदी पर, ठीक है। इसी नदी पर गुजरात में, ये तो एमपी में हो गया साथी, एमपी में, ठीक है। इसके अलावा एक गुजरात में सरदार सरोवर, क्या नाम है साथी? इसका नाम है सरदार सरोवर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे अच्छे से। ये कहाँ है? ये भी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। यदि पूछ ले शरावती नदी तो आपको बताना है साथी इसमें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन? ये तो धुआंधार है, लेकिन यहां पर पूछा है भारत का सबसे ऊंचा, पूछ ले आपसे भारत का सबसे ऊंचा, शायद आज के शिफ्ट में ये पूछा भी गया था, ठीक है। सबसे ऊंचा कौन है तो बताना है साथी सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है सबसे ऊंचा? तो आपको बताना है साथी ये है आपका जोग। क्या नाम है इसका? जोग। इसी को कहते हैं गरसोप्पा। क्या कहते हैं साथी? गरसोप्पा भी कहते हैं इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये शायद आज की शिफ्ट में आपसे पूछा भी गया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम जोग या गरसोप्पा है, ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर, ठीक है। इसके अलावा आपको और जलप्रपात एक याद रखना है जैसे दूध सागर, ठीक है, दूध सागर पूछ सकता है आपसे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूध सागर पूछ सकता है। ये साथी गोवा में है, कहां पर? गोवा में मांडवी नदी पर। कौन साथी? मांडवी नदी पर
दूध सागर जलप्रपात, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है नई शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद 2020 में लागू की गई थी। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपकी नई शिक्षा नीति थी 2020 में कितने वर्षों के बाद लागू की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथी कस्तूरी रंगन समिति। कौन? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कौन सी समिति थी तो बताना कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, इससे पहले ये कब आई थी नई शिक्षा नीति तो बताना है साथी 1986 में। कब आई थी साथी? 1986 में। ठीक है, 1986 में। इसके बाद साथी 34 साल बाद, कितने साल बाद? 34 साल बाद इसमें बदलाव किया गया और 2020 में, कब साथी? 2020 में पुनः से आपकी नई शिक्षा नीति आई है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है 2020 में कितने साल बाद आई है तो बताना है साथी 34 साल बाद। कितने साल बाद? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 34 साल बाद। यदि पूछे किस समिति की सिफारिश पर तो आपको याद रखना है कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, इसको वे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। जल्दी से बताएंगे जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है। देखो, संविधान में बजट नामक कोई शब्द नहीं है, इसको संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। क्या कहा गया साथी? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। ठीक है, तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। ठीक है, यदि साथी आपसे पूछ ले 1 2 का 4 तो आपको याद रखना है साथी इसमें सुप्रीम कोर्ट है। क्या है साथी? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में। ठीक है, इसके अलावा आपसे अनुच्छेद 324 पूछ ले तो आपको याद रखना है साथी इसमें चुनाव आयोग है। क्या है साथी? चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग किसमें है तो आपको बताना है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 110 पूछ सकता है आपसे, 110 पूछ सकता है तो आपको बताना है साथी इसमें धन विधेयक है। क्या है साथी? धन विधेयक है, इसको भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। यदि पूछे इसमें कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किसमें है तो साथी आपको याद रखना है अनुच्छेद 112। कौन सा अनुच्छेद साथी? 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। यदि पूछ ले ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है? ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ज्वाइंट सिटिंग किसमें है तो आपको बताना है साथी ये 108। ठीक है, 108 में। और आपको याद रखना है कि धन विधेयक पर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ठीक है, धन विधेयक पर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे ज्वाइंट सिटिंग है कौन से अनुच्छेद में तो साथी आपको याद रखना है 108 में। ठीक है, तो इस आपका 1 2 का 112 हो गया यानी कि 112 हो गया तो वार्षिक वित्तीय विवरण, 124 में सुप्रीम कोर्ट हो गया, 324 में आपका चुनाव आयोग हो गया और 110 में क्या हो गया? धन विधेयक। ठीक है, अच्छे से इन सभी को याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी चुनाव आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, जल्दी से बता देंगे सभी साथी छाप के। ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन है तो आपको याद रखना है साथी राजीव कुमार। कौन है साथी? राजीव कुमार वर्तमान में हमारे कौन है? चुनाव आयुक्त है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको याद रखेंगे। इनके अलावा अनूप चंद्र और एक थापा करके दो और अन्य इनके सहयोगी है। ठीक है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का? 324, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है शून्य रेखा जीरो लाइन भारत और किस देश के मध्य। जल्दी से बताएंगे जो आपकी शून्य रेखा है यानी कि जीरो लाइन भारत और किस देश के मध्य, जल्दी से बता देंगे सभी साथी छाप के। देखो, तो आपको याद रखना है ये इस तरह से एक छोटा सा देश है, अपने भारत के ही सीने से निकला है। ठीक है, भारत के सीने से निकला है, इस तरह से एक छोटा देश है। ठीक है, इस तरह से एक छोटा देश है, इसका नाम है क्या? बांग्लादेश साथी। क्या नाम है इसका? बांग्लादेश। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बांग्लादेश में यहाँ पर एक अपना राज्य पड़ता है त्रिपुरा। क्या पड़ता है साथी? त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो ये रेखा है इसको कहते हैं शून्य लाइन। क्या कहते हैं? शून्य लाइन कहते हैं, जीरो लाइन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये किस देश के मध्य हो जाएगी? भारत और आपके बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश के मध्य, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांग्लादेश और भारत के मध्य कौन सी रेखा? शून्य रेखा। यदि पूछ ले भारत के किस राज्य के मध्य तो आपको याद रखना है साथी त्रिपुरा राज्य। कौन सा राज्य साथी? त्रिपुरा राज्य, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य, यदि पूछे बांग्लादेश से सीमा कौन कौन बनाता है तो साथी आपको याद रखना है बांग्लादेश से कौन कौन सीमा बनाता है तो आपको याद सबसे पहले रखना है पश्चिम बंगाल। क्या नाम साथी? पश्चिम बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश से एक ये सीमा बनाता है। इसके अलावा सीमा बनाता है आपका असम। ठीक है, क्या साथी? असम के अलावा बनाता है आपका मेघालय। ठीक है साथी, असम के अलावा मेघालय बनाता है, मेघालय के अलावा त्रिपुरा बनाता है। ठीक है साथी, त्रिपुरा के अलावा कौन बनाता है तो साथी आपको याद रखना है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ये 5 राज्य भारत के किससे सीमा बनाते हैं तो साथी आप सभी को याद रखना है ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, यदि आपसे इसको याद रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले साथी भूटान से सीमा कौन कौन बनाता है, भूटान से, तो आपको याद रखना है भूटान से सीमा कौन बनाता है। एक तो आपका सिक्किम हो गया। क्या हो गया साथी? सिक्किम हो गया। सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के अलावा आपका असम हो गया साथी, असम के अलावा हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया साथी? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे।
भूटान से सीमा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यदि बांग्लादेश से सीमा पूछे आपसे, बांग्लादेश से, तो साथी आपको याद रखना बांग्लादेश से सीमा कौन कौन बनाता है, एक तो आपका पश्चिम बंगाल, एक इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी आपसे नेपाल से कौन कौन सीमा बनाता है, नेपाल से देखो नेपाल आया, इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नेपाल से पूछे तो आपको याद रखना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के अलावा साथी हो गया आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा कौन हो गया, सिक्किम। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी आपका पाकिस्तान से सीमा कौन कौन बनाता है पाकिस्तान से, तो याद रखना है गुजरात, एक तो आपका गुजरात हो गया, गुजरात के अलावा राजस्थान हो गया, राजस्थान के अलावा पंजाब हो गया, पंजाब के अलावा दो आपके केंद्र शासित प्रदेश, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, एक आपका लद्दाख हो गया। ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये 5 राज्य, दो यूटी और 3 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जल्दी से बताएंगे साथी, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। ठीक है, यदि पूछे आपसे 1925, तो आपको याद रखना है, देखो ये भारतीय कांग्रेस की दूसरी महिला और भारत की पहली महिला। ठीक है, एनी बेसेंट तो विदेशी थी, लेकिन भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपको बताना 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू। कौन थी साथी, सरोजिनी नायडू ने, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले 1920, तो बताना इसमें आर राघवाचारी। कौन थे, आर राघवाचार्य। ठीक है, राघवाचारी, ये कौन थे, तो बताना ये नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में ये आपकी किसको, 1 अगस्त को कौन से आंदोलन की मंजूरी मिली थी, असहयोग आंदोलन की। ठीक है, मंजूरी किस अधिवेशन में मिली थी, असहयोग आंदोलन की, तो आपको याद रखना है नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, यदि पूछे 1916, तो बताना इसमें अंबिका चरण मजमूदार। कौन थे, AC मजमूदार। ठीक है, मजूमदार। ठीक है, कौन थे, मजूमदार, इनको याद रखेंगे। यदि पूछे एनी बेसेंट किस अधिवेशन के अध्यक्ष थी, तो साथी आपको याद रखना है एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होती है कि 1916 का था या 1917 का, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट कलकत्ता की थी 1917 की। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, समलैंगिकता भारत में अपराध नहीं है, यह किस केस में कहा गया है। देखो, अब लड़का लड़का शादी कर सकता है और लड़की लड़की शादी कर सकती है। ठीक है, यदि चाहे तो, इसे कहते हैं समलैंगिकता। क्या कहते हैं, समलैंगिकता, यानी एक ही प्रकार के जेंडर के लोग आपस में शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब अपराध नहीं है, ये अब अपराध नहीं है। किस केस में कहा गया है, तो साथी आपको याद रखना है इसमें नवतेज सिंह जौहर केस। कौन है, नवतेज सिंह जौहर केस में कहा गया है कि भारत में समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। ठीक है, लेकिन 2013 में कहा गया था कि आईपीसी की धारा 377 के तहत, कौन सा थी, आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को क्या बताया गया था, अपराध। ठीक है, अपराध बताया गया था। लेकिन 2018 में एक परिवर्तन करते हुए नवतेज सिंह कौर केस में कहा गया कि समलैंगिकता अब एक अपराध नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले केशवानंद भारती केस साथी, केशवानंद भारती केस, तो बताना है संविधान में से मूल ढांचा की अवधारणा मिली थी। किसमें, संविधान के मूल ढांचा की अवधारणा किसमें मिली थी, मूल ढांचा की। ठीक है, मूल ढांचा की अवधारणा कहाँ से आई थी, मूल ढांचा की अवधारणा तो आपको बताना केशवानंद भारती केस में आई थी। ठीक है, केशवानंद भारती केस में, इसको अच्छे से याद रखें। यदि पूछे पुट्टा स्वामी केस, तो साथी आपको याद रखना है पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी। कौन, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 25 के तहत, कौन सा थी, अनुच्छेद 25 के तहत राइट टू प्राइवेसी में पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था आपके पास राइट टू प्राइवेसी होगी, निजता का अधिकार। आप कमरे के अंदर क्या करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे ये किस केस में कहा गया, तो पुट्टा स्वामी केस। यदि पूछे समलैंगिकता वाला कौन सा केस है, तो आपको याद रखना है नवतेज सिंह कौर केस। कौन सा थी, नवतेज सिंह कौर केस। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नवतेज सिंह कौर केस, अच्छे से इसको याद रखेंगे, समलैंगिकता वाला। ठीक है, पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, जल्दी से बता देंगे सभी साथी। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथी, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको याद रखना है साथी 8। कितने साथी, 8 कुल शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, यदि पूछे कौन कौन है साथी, तो आपको याद रखना है पहला तो मोहिनी अट्टम। क्या याद रखना है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम के अलावा दूसरा याद रखना है आपको कथकली। क्या याद रखना है, कथकली के अलावा एक याद रखना है तीसरा भरतनाट्यम। क्या याद रखना है, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम के अलावा आपको याद रखना है साथी चौथा कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, फिर आपका कुचिपुड़ी। कौन हो गया साथी, कुचिपुड़ी। ठीक है,
ये सारे के सारे दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। एक हो गया आपका सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है साथी, ये असम का है, ठीक है, असम का। इसके अलावा हो गया आपका ओडिसी, कौन सा, ओडिसी, ठीक है। ओडिसी के अलावा आपका हो गया एक, ओडिसी के अलावा आपका हो गया कत्थक, कौन सा थी, कत्थक, ठीक है, कत्थक। कत्थक के अलावा एक हो गया आपका मणिपुरी, ठीक है, कौन सा थी, मणिपुरी, ठीक है, इसको ये भी याद रखेंगे, मणिपुरी। ये साथी कितने हैं, ये टोटल आपके कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। यदि पूछ ले मोहिनीअट्टम से किसका संबंध है, मोहिनीअट्टम से साथी इसका संबंध है आपका के अम्मा, कौन है साथी, के अम्मा करके एक प्रसिद्ध महिला हुई हैं, इनका संबंध, ये कौन सा नृत्य करती थी बताना, मोहिनीअट्टम। इसके अलावा आपको याद रखना है भरतनाट्यम कौन करता था, तो आपको याद रखना है सोनल मानसिंह, कौन सा थी, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना भरतनाट्यम से। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले कुचिपुड़ी, क्या पूछ ले, कुचिपुड़ी, तो इसकी फेमस नृत्यांगना नहीं है यामिनी कृष्णमूर्ति, कौन है साथी, यामिनी कृष्णमूर्ति। और ये क्वेश्चन आज पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित क्वेश्चन आया था, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा आपका हो गया मणिपुरी से कौन है, तो बताना है इसमें 3 बहनें थी, इनका नाम था झापेरी बहन, ठीक है। ये तीनों बहनें क्या करती थी, डांस करती थी। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कत्थक, ठीक है, कत्थक में आपको एक प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है, इनको याद रखना है, सितारा देवी, कौन सा थी, सितारा देवी, ठीक है। सितारा देवी का संबंध किससे, कत्थक से। इसके अलावा उड़ीसा शब्द आए, ओडिसी डांस आए, तो आपको याद रखना है इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, महापात्र शब्द आए तो आपको लगा देना है क्या, ओडिशा, ठीक है। और शंकर देव का संबंध पूछ ले किससे है, तो बताना है सत्रिया से, ठीक है साथी। इनसे संबंधित जो लोग थे इनको भी याद रखना है अच्छे से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखो अभी साथी ऑप्शन आया था, उसका पोस्टमार्टम किया था, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको याद रखना है अंबिकाचरण मजूमदार ने। किसने साथी, अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें साथी आपको याद रखना है नरम दल, कौन सा थी, नरम प्लस गरम दल का विलय हो गया था, ठीक है। नरम दल गरम दल का क्या हो गया था, आपस में सलाह हो गई थी, यानी कि ये पहले लड़ गए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में, लेकिन 1916 में क्या हुआ, 1916 में ये एक हो गए, फिर से क्या हो गए साथी, ये फिर से एक हो गए, ठीक है। और इसी के साथ कांग्रेस, कौन सा थी, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग भी एक हो गई थी, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों भी एक हो गई थी, इनको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने, ठीक है। यदि पूछे महात्मा गांधी ने किसकी अध्यक्षता की है, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की, कौन सा थी, एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। यदि पूछे पंडित नेहरू, तो आपको बताना है लाहौर अधिवेशन, कौन सा थी, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1929 में, कब हुआ था, 1929, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे सरदार पटेल ने की थी कराची अधिवेशन की, ठीक है। इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, शहीद भगत सिंह और क्या कौन थे, राजगुरु थे सुखदेव को, इनकी फांसी दे दी गई थी, तो गांधी जी ने इनको फांसी दिलवाने से नहीं रोक पाए, तो इसके लिए इन्हें कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में क्या दिखाए थे, काले झंडे। किसको दिखाए थे, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी को, ठीक है, इनको याद दिखाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1916 वाला अंबिकाचरण मजूमदार। कांग्रेस एक हुआ, गरम दल नरम दल एक हुआ, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसके समय भारत का वायसराय कौन था। देखो भारत छोड़ो का मतलब क्या होता है, गो इंडिया, एक तरह से इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इंडिया गो यानी कि भारत छोड़ो, लेकिन इंडिया आउट होगा, यहाँ पर भारत छोड़ो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गो देख लेते हैं, क्योंकि गो में क्या हो जाएगा हमारा, लिन लिथ गो आ जाएगा, क्या आ जाए, लिन लिथ गो। देखो ये आ गया गो मतलब जाना, तो भारत छोड़ के जाना है, तो लिन लिथ गो इस समय क्या होंगे, आपके वायसराय होंगे, ठीक है। यदि पूछे इरविन कौन था, तो बताना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय था। कौन था, सविनय अवज्ञा के समय वायसराय कौन था, तो बताना है ये था इरविन, ठीक है। चैम्सफोर्ड आपसे पूछ ले, तो बताना है ये आपका रॉलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग के समय क्या था, जलियांवाला बाग के समय ये भारत का क्या था, वायसराय था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे करजन, तो बताना है 1905 में बंगाल विभाजन के समय, 1905 के बंगाल विभाजन के समय ये क्या था, ये भारत का वायसराय था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और बंगाल विभाजन की डेट क्या थी, तो 16 सितंबर थी। कौन सा थी, 16 सितंबर। इसी दिन किसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था, रक्षाबंधन मनाया था, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। देखो साथी हम अभी एनालिसिस करेंगे, कोई जाएगा नहीं, ठीक है, अभी एनालिसिस करेंगे, तब तक कुछ क्वेश्चन और रहेगा, इनको देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय, देखो यूएन की एकमात्र संस्था, कैसा थी, यूएन की एकमात्र संस्था है, यूएन की जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है, ठीक है, न्यूयॉर्क के
बाहर है, ठीक है। तो कहाँ है, तो आपको याद रखना है द हैग, ठीक है, द हैग। ये कहाँ पर पड़ता है साथी, ये आपका पड़ता है नीदरलैंड में। कहाँ पर, नीदरलैंड में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नीदरलैंड में द हैग में किसका मुख्यालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें कुल सदस्य होते हैं आपके साथी कितने, 15 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है साथी, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 15 सदस्य, 15 जज होते हैं और 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। यदि पूछे जिनेवा में किसका मुख्यालय है, तो WTO WHO इनको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछे न्यूयॉर्क में, तो UN के सभी लगभग मोस्टली संस्था यानी 5 और संस्था, उनका सभी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। नैरोबी में पूछे तो UNEP का, किसका, UNEP का, ठीक है, UNEP का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक नेपाल से सीमा नहीं बनाता। देखो अभी साथी आपको करवाया था, निम्नलिखित में से कौन एक नेपाल से सीमा नहीं बनाता, जल्दी सभी साथी छाप के बता देंगे, ठीक है, जल्दी से बता देंगे। यदि पूछे आपसे नेपाल से सीमा कौन नहीं बनाता है, तो उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जल्दी से बता देंगे। तो अभी आपको बताया था नेपाल से सीमा कौन कौन बनाता है साथी, आपको याद रखना है यहाँ पर आपका सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बिहार है, ठीक है, बिहार। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है, क्या है, अपना यूपी साथी, क्या है, यूपी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, तो उत्तराखंड यानी कि यूके, ठीक है, यूके। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता, तो आपको याद रखना है साथी, आपका हिमाचल प्रदेश किससे सीमा नहीं बनाता है, हिमाचल प्रदेश नेपाल से सीमा नहीं बनाता, ये चीन से सीमा बनाता है, ठीक है, ये चीन से सीमा बनाता है, इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो नेपाल, ये आपका नेपाल हो गया। नेपाल से सीमा कौन कौन से देश, एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 देश नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे अच्छे से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से बता देंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखो आज आपसे मुख्यालय पूछा है, तो कल आपसे स्थापना भी पूछ सकता है, ठीक है, कल आपसे क्या पूछ सकता है, स्थापना भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है साथी, इसकी स्थापना हुई थी कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी इसको छाप के बता दीजिए, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी साथी 19 दिसंबर, कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966, कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। यदि पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है मनीला में। कहाँ पर, मनीला। ये कहाँ पर पड़ता है साथी, ये पड़ता है आपका फिलीपींस। कहाँ पर, आपको याद रखना है ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में। कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आपको फिलीपींस से याद रखना है, ये प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। कैसा, प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश, इसमें बहुत सारे द्वीप है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। यदि पूछे बीजिंग में किसका मुख्यालय है, तो आपको याद रखना है साथी SCO का, किसका, SCO का, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे काठमांडू में किसका मुख्यालय है, तो याद रखना है सार्क का, ठीक है, किसका, सार्क का, ठीक है, किसका है, साउथ एशियन एसोसिएशन रूरल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। यदि पूछे जकार्ता में किसका मुख्यालय है, तो इसमें याद रखना है आसियान का, किसका साथी, आसियान का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आसियान में कुल 10 देश हैं और SCO में कुल 9 देश हैं, और इसके अलावा किसमें, सार्क में आपके कुल 8 देश हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। तो इसका आंसर क्या पूछा है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर साथी, मनीला में, ठीक है। यदि पूछे इसका हेडक्वार्टर, तो आपका मनीला हो गया। आपसे पूछ सकता है, आपसे उपाध्यक्ष पूछ सकता है, क्योंकि उपाध्यक्ष इसके इंपॉर्टेंट है, ये भारत के बने हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो आपको याद रखना है उपाध्यक्ष इसके कौन है, तो याद रखना है अशोक लवासा। कौन है साथी, अशोक लवासा इसके क्या है, अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष हैं। मनीला से आपको याद रखना है यहाँ पर विश्व धान अनुसंधान संस्थान है। क्या है, विश्व धान अनुसंधान संस्थान, इसको याद रखेंगे। विश्व धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो मनीला में, ठीक है। यदि पूछ ले राष्ट्रीय कहाँ है, राष्ट्रीय, तो बताना है राष्ट्रीय कटक में है, ठीक है। राष्ट्रीय धान अनुसंधान कहाँ है, कटक में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो और धान से आप यहाँ पर याद रख लेंगे, जो आपका खेत होता है, धान का खेत, धान के खेत में क्या निकलती है, तो बताना है CH4। कौन सी गैस साथी, CH4 गैस निकलती है, इसको याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। रेबीज का जो टीका है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज पूछा है तो बता देंगे जल्दी। रेबीज को साथी क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं, इससे क्या लगता है, जल से डर लगता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया,
फोबिया। ठीक है, आपको किसी से भी डर लगे, मम्मी से डर लगे तो मम्मी फोबिया हो गया, पापा से डर लगे तो पापा फोबिया। ठीक है, और यहाँ पर जल से डर लग रहा है तो हाइड्रोफोबिया। ठीक है, इसकी यदि पूछे रेबीज की टीके की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है साथी लुई पास्चर ने। किसने? रेबीज की टीका खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। ठीक है, किसने? लुई पास्चर ने। यदि पूछे आपसे एडवर्ड जेनर, तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर ने साथी खोज की थी किसकी? चेचक के टीके की। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? इन्होंने पेनिसिलिन का टीका खोजा था। किसका साथी? पेनिसिलिन का टीका। ठीक है, पेनिसिलिन का टीका किसने खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छे से याद रखेंगे। हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज का टीका, रेबीज से यानी कुत्ता से काटने, कुत्ता बंदर बिल्ली आपको काट ले क्या हो जाएगा रोग, तो बताना है क्या हो जाएगा, इससे आपका रेबीज हो सकता है। ठीक है, और रेबीज का टीका कौन सा है, किसने खोजा है, तो आपको बताना है लुई पास्चर ने इसका टीका खोजा है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का टीका खोजा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? जल्दी से बताएंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? क्या पूछा है? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? जल्दी सभी साथी छाप के बता देंगे। ठीक है, यदि पूछे कौन था तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। कौन था साथी? मोहम्मद बिन कासिम। इसने आक्रमण कब किया था? इसने पहली बार आक्रमण किया था साथी 711 में। कब? 711 में, लेकिन असफल रहा। ठीक है, और सफल आक्रमण कब किया तो आपको याद रखना है इसने 712 में पुनः आक्रमण किया। उस समय सिंध प्रांत पर किया था। कहां पर साथी? सिंध प्रांत पर। ठीक है, सिंध प्रांत पर इसने जजिया लगाया। ठीक है, जजिया। तो भारत में जजिया लगाने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे सिंध का राजा कौन था, इस समय राजा कौन था, तो बताना है दाहिर था। ठीक है, दाहिर की मृत्यु हो गई और इसकी पत्नी ने क्या कर लिया? जल जौहर कर लिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जल जौहर से मरने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बताना है दाहिर की पत्नी थी। ठीक है, यदि पूछे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसने भारत पर सर्वप्रथम क्या लगाया था? जजिया लगाया था। आक्रमण कहाँ किया था? भारत के सिंध प्रांत में। ठीक है, और सिंध प्रांत का राजा कौन था? दाहिर था। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, यदि पूछे आपसे महमूद गजनबी, क्या पूछे साथी? महमूद गजनबी, तो आपको याद रखना है इसका कौन सा आक्रमण, इसका आक्रमण है कौन सा आक्रमण है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, 16वां आक्रमण का कौन सा साथी? 16वां आक्रमण इसका बहुत फेमस है। ठीक है, 16वां आक्रमण, क्योंकि इस आक्रमण में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है साथी, किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 16वें आक्रमण में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 16वां आक्रमण किया था और 17वां, इसने भारत पर कुल मिलाकर 17 आक्रमण किए थे। ठीक है, जब ये 16वां आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तो पंजाब के जाटों ने इसको बहुत पीटा और इसका सारा का सारा धन छीन लिया। ठीक है, तो आखिरी बार इसने कब? 1027 में। ठीक है, 16वां आक्रमण हुआ था आपका 1025 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और आखिरी बार इसने 1027 में आखिरी आक्रमण किया था जाटों को पराजित करने के लिए। ठीक है, जाट उसमें पराजित हुए थे। यदि पूछे इसने पहला आक्रमण कब किया, तो साथी याद रखना है इसने पहला आक्रमण किया था 1001 में। कब साथी? 1001 में। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में आता था, ले जाता था धन, उसके बाद जब खत्म हो जाता था तो फिर मारने आता था, फिर ले जाता था। ठीक है, और 16वें आक्रमण पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे 1025 में, यानी कि 1025 एडी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बाबर पूछ ले आपसे साथी, बाबर, तो आपको बताना है इसने भारत पर आक्रमण तो बहुत पहले कर दिया था, तब तक ये पंजाब पाकिस्तान वर्तमान में है जो पाकिस्तान का राजा बना रहा है, लेकिन इसने अधिकार कब से भारत पर किया? 1526 के पानीपत के फर्स्ट बैटल से। कौन? पानीपत का जो आपका फर्स्ट बैटल था, आपका फर्स्ट बैटल, इससे पूरे भारत पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी हमसे 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। 90 डिग्री जो आपका पूर्वी कटक है ये किस महासागर में है? ठीक है, जल्दी से बता देंगे। यदि पूछे आपसे प्रशांत महासागर, तो आपको याद रखना है साथी मेरियाना ट्रेंच। कौन सा? मेरियाना गर्त। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? मेरियाना गर्त है। ये कहां पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, और फिलीपींस के पास, इसको याद रखेंगे। फिलीपींस देश के पास किसके पास है साथी? फिलीपींस के पास। इसको याद रखेंगे। फिलीपींस के पास क्या है? मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गड्ढा कहां पर है? फिलीपींस के पास। यदि पूछ ले अटलांटिक महासागर साथी, तो आपको बताना यह महासागर ऐसा आकृति का, किस आकृति का? ऐसा आकृति का। ठीक है, यदि पूछे ऐसा आकृति का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यदि पूछे आर्कटिक महासागर, तो आपको याद रखना है ये इसमें परमानेंट बर्फ जमी रहती है। ठीक है, रसिया के ऊपर का हिस्सा क्या है? ये रसिया के ऊपर का हिस्सा लगभग ग्रीनलैंड वगैरह है ये, यानी कि यूरोप, रसिया हो गया आपका, और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसके ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? आर्कटिक महासागर। यदि पूछे 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में साथी, तो आपको याद रखना है हिंद महासागर में। किसमें साथी? हिंद महासागर में। इसको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में? हिंद महासागर में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है
मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपके मौलिक कर्तव्य थे। इस क्वेश्चन के बाद हम देखने वाले हैं एनालिसिस। ठीक है, सभी साथी एक बार से शेयर कर देंगे। आज का एनालिसिस आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, बता देंगे सभी को। यदि पूछे मौलिक कर्तव्य साथी, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो आपको याद रखना है साथी किस संविधान संशोधन के तहत। तो बताना 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। अभी आपको बताया ये कौन था? स्वर्ण सिंह समिति। कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, इसको याद रखेंगे। ये कब हुआ था? तो बताना है साथी 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इसी संविधान संशोधन को कहते हैं मिनी संविधान। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान। ठीक है, यदि पूछे 92वां संविधान संशोधन, तो आपको याद रखना है इससे बीड़ी माचिस। ठीक है, बीड़ी माचिस। यहाँ पर बीड़ी माचिस का मतलब बीड़ी माचिस नहीं है। ठीक है, ये पीने वाली बीड़ी नहीं है। ये है आपकी बोडो भाषा, बोडो, डोंगरी, डोंगरी के अलावा मैथिली, मैथाली के अलावा कौन सी है साथी? आपको याद रखना है संथाली। ठीक है, मैथाली, संथाली, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैथाली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे 42वां संविधान संशोधन, तो बताना है इसमें क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां। यदि पूछे आपसे 61वां साथी, 61वां, तो आपसे बताना है इसमें वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 कर दी गई थी। क्या? 21 वर्ष से 18 कब की गई थी? तो बताना है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, पहले जब 21 वर्ष में वोट डाले जाते थे, लेकिन अब जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था राजीव गांधी सरकार में, तो इसमें क्या कर दिया गया था? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन में हुआ था आपका दल बदल। क्या हुआ था साथी? दल बदल। ठीक है, दल बदल कानून बनाया गया था। दल बदल कानून किसमें बनाया गया था? तो बताना 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1985 का था ये 52वां वाला। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन कब का था? 1985 का। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? जल्दी से बता देंगे सभी साथी कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, यदि पूछे साथी आपसे रिहंद सागर कहाँ है, तो बताना है रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये परियोजना है, एक तरफ प्रदेश दिया है। ठीक है, यदि पूछे हीराकुंड बांध कहाँ है, तो बताना ये किस नदी पर है साथी? महानदी पर। ठीक है, महानदी पर, इसको याद रखेंगे, महानदी पर। ठीक है, कहाँ पर है? तो महानदी पर। यदि पूछे कोयना बांध कहाँ है, तो बताना है साथी कोयना बांध महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है और कोयना नदी ही है। ठीक है, कौन सी नदी है? कोयना नदी। इसके अलावा आपसे पूछे ओंकारेश्वर। ठीक है, आपसे पूछ ले ओंकारेश्वर, तो आपको याद रखना, अभी आपको बताया था नर्मदा पर है। कहाँ पर साथी? नर्मदा पर है, लेकिन है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और गुजरात में क्या है? तो सरदार सरोवर है। ठीक है, सरदार सरोवर, इसको याद रखेंगे। सरदार सरोवर किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही है, लेकिन है किस, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, ओमकारेश्वर का क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, आज के एनालिसिस में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो अभी करवाया था आपके सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्या पूछा गया था? सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बताना है साथी सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन था। अभी आपको करवाया था जोग था। कौन था? जोग जलप्रपात था। ठीक है, और विश्व में सबसे ऊंचा कौन है? विश्व में पूछ ले आपसे, विश्व में साथी आपसे पूछ ले विश्व में कौन है, तो आपको बताना ये एंजल है। कौन साथी? एंजल कहाँ पर है? ये वेनेजुएला में। और जोग आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में कौन सी नदी है? तो अभी आपको कराया था कौन सी नदी? शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी, दीपा कर्माकर का खेल कौन सा है? दीपा कर्माकर का खेल कौन सा? जल्दी से बताएंगे। दीपा कर्माकर। ठीक है, इन्होंने 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे, कौन से? रियो ओलंपिक, इसमें जिम्नास्ट में भाग लिया था। कौन सा? जिम्नास्ट में। ठीक है, जिम्नास्टिक खेल किसका है? तो बताना दीपा कर्माकर का। ठीक है, लेकिन ये कर्माकर 0.4 अंक से कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 2016 का रियो ओलंपिक जिम्नास्ट खेल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था साथी, स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है साथी, क्या पूछा गया था? स्किल इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? ठीक है, एक आपसे योजना पूछ रहा है, इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई योजना पुरानी पूछ रहा है, इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक है, स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है साथी, इसकी हुई थी 15 जुलाई 2015। कब साथी? 15 जुलाई 2015 में। ठीक है साथी, कब? 15 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? किसको? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो सभी को पता है किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में मोदी जी ने किसका उद्घाटन किया है? ठीक है, इसमें आपके दो होंगे, एक तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, एक तो मस्तिष्क अनुसंधान था आपका, मस्तिष्क अनुसंधान, और एक था आपका स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कौन थी? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कौन सी? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी। ये आपकी किसकी थी? तो बताना है साथी, ये कैंप गौड़ा की मूर्ति थी। किसकी?
कैंप गोड़ा की, ठीक है। आप देख लेंगे इसमें से कौन सा पूछा गया था आपसे, ठीक है। या तो मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान पूछा गया होगा या कैंप गोड़ा की स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी पूछा गया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका केमिस्ट्री से था, कार्बन का परमाणु संख्या पूछी थी, ठीक है। कार्बन में कितने होते हैं तो बताना, इसकी परमाणु संख्या होती है 6। क्या होती है साथी? कार्बन की परमाणु संख्या 6। एक पूछा गया था बिरजू महाराज का संबंध किससे है, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध किस से है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपको करवाया था किससे है बिरजू महाराज का संबंध, ये आपका कत्थक से है। किससे साथी? कत्थक से। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपकी यामिनी कृष्ण मूर्ति है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनको पद्म विभूषण कब मिला था? क्या पूछा था? पद्म विभूषण, ठीक है। इनको पद्म विभूषण भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। इसमें से क्या पूछा था आप देख लेंगे, ठीक है। पद्म भूषण पूछा था या विभूषण पूछा था? यदि भूषण पूछे कब मिला था पद्म भूषण, तो 2001 में मिला था। कब साथी? 2001 में। लेकिन पद्म विभूषण पूछे तो कब मिला था? 2016 में मिला था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी। इसके अलावा पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए, ठीक है। क्या पूछा गया था? मौलिक कर्तव्य जो थे ये किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो अभी कौन सा करवाया था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। टेंशन नहीं लगे, कुछ ज्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा, उसी पैटर्न पर आ रहा है जो पिछले 3 दिन पहले आता था, ठीक है। अभी 3 दिन बाद चेंज हुआ है तो कोई पैटर्न ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे है तो आपको बताना है दूध से। किससे साथी? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। और मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और स्वर्ण सिंह समिति, कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? ये तो हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, लेकिन आपसे एक पूछा गया था कौन महाराष्ट्र का सीएम। क्या पूछा गया था? महाराष्ट्र का सीएम। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है तो बताना एकनाथ शिंदे। कौन है साथी? एकनाथ, सबका नाथ एकनाथ। कौन है? महाराष्ट्र का शिंदे, ठीक है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, इन्होंने गठबंधन से सरकार बनाई है, ठीक है। गठबंधन से बीजेपी से सरकार बनाई। किससे? गठबंधन से बीजेपी से सरकार, ठीक है। एक पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा और लिखित संविधान, ठीक है। आपको करवाया था एक लिखित पूछे तो बताना है भारत, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित किसका है? भारत का। लेकिन यहां पर लिखित ना पूछे और बड़ा पूछ ले, खाली बड़ा पूछ ले तो आपको लगाना है ब्रिटेन, ठीक है साथी। क्या लगाना है? ब्रिटेन। यहां पर देखना है लिखित पूछा या नहीं। यदि लिखित पूछता है तो भारत और खाली बड़ा पूछता है तो ब्रिटेन लगाना है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था साथी हमसे, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो एक था जनसंख्या घनत्व किसका सर्वाधिक कम था। 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य था जिसका जनसंख्या जो आपका घनत्व था, जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका था, ठीक है, घनत्व। तो आपको बताना ये था साथी अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का क्या था तो आपको याद रखना ये इसका मात्र 17 था, ठीक है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसमें इतना ही था, ठीक है। इसके अलावा एक आपसे इस शिफ्ट में भी नृत्यांगना पूछी गई थी, ठीक है। नृत्यांगना के अलावा एक आपसे पूछा गया था स्पोर्ट्स से, जो मीराबाई चानू थी, इन्होंने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता है, ठीक है। मीराबाई चानू वाला पूछा गया था आपसे कि जो अभी पिछला ओलंपिक पदक हुआ था इसमें किसने ओलंपिक पदक जीता था तो बताना 2021 में, यानी कि 2020 का था लेकिन आयोजन कब हुआ था? 2021 में, ठीक है। कब हुआ था? 2021 में। कहाँ हुआ था? टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो में इन्होंने क्या जीता था तो बताना है सिल्वर मेडल जीता था। क्या साथी? सिल्वर मेडल कहाँ जीता था मीराबाई चानू ने तो बताना मीराबाई चानू ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में, इसको याद रखेंगे। एक ये पूछा गया था आपसे, एक पूछा गया था आपसे निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फसल है जो उत्तर भारत में रबी की होती है, उत्तर भारत में खरीफ की होती है, सॉरी, उत्तर भारत में वह फसल कौन सी है जो खरीफ की होती है लेकिन दक्षिण भारत में यह रबी में होती है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें तिल होगा। क्या होगा? तिल। जो ये तिल होता है ये उत्तर भारत में खरीफ में होता है लेकिन दक्षिण भारत में रबी में होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तिल मतलब तिली करके एक होता है ना, वही तिल। ये खरीफ में होता है उत्तर भारत में लेकिन रबी में होता है दक्षिण भारत में, ठीक है। एक क्वेश्चन यदि पूछ ले रबी और खरीफ की फसल कौन है, देखो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। रबी खरीफ दोनों में फसल होती है, इसको याद रखना अरहर, ठीक है। बोई तो खरीफ में जाती है लेकिन काटी कब जाती है? रबी में, ठीक है। अरहर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रबी और खरीफ की फसल अरहर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी गोवा का, जो आपका गोवा है इसका जो आपका फेस्टिवल है, ठीक है। गोवा का फेस्टिवल पूछा गया था, कौन सा फेस्टिवल है? जल्दी से बता देंगे फेस्टिवल कौन सा है तो याद रखना है सिगमो। एक तो सिगमो है, एक साओ जोआओ है। क्या है साथी? साओ जोआओ। देख लेंगे ऑप्शन में क्या था, साओ जोआओ या सिगमो, ठीक है। साओ जोआओ, ठीक है। ये दोनों हो गए, साओ जोआओ और सिगमो। ये कहाँ के फेस्टिवल हैं तो गोवा के, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी परमाणु
कि नाभिक से दूरी क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में कौन सी खिलाड़ी थी जो राज्यसभा की सदस्य बनी थी, ठीक है। राज्यसभा की जो सदस्य बनी थी वो कौन थी, हाल ही में जो राज्यसभा की सदस्य बनी थी कौन थी, तो आपको याद रखना है पीटी ऊषा। इसमें कुल 4 लोग नामित हुए थे, ठीक है। पीटी ऊषा थी आपकी, पीटी ऊषा के अलावा इलैया राजा थे, इलैया राजा के अलावा आपके थे वीरेंद्र हेगड़े। कौन थे साथी, वीरेंद्र हेगड़े, ठीक है। वीरेंद्र हेगड़े के अलावा एक थे बीबी प्रसाद गारू। कौन थे, बीबी प्रसाद गारू, ठीक है, बीबी प्रसाद गारू। इन 4 लोगों को अभी राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया गया था। वीरेंद्र हेगड़े, इलैया राजा, पीटी ऊषा और बीबी प्रसाद गारू, ठीक है, बीबी प्रसाद गारू। इनको याद रखेंगे अच्छे से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए साथी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगली शिफ्ट का क्वेश्चन है, एक लोक नृत्य से पूछा गया था, ठीक है। अभी उस बच्चे ने नहीं बताया था कि कौन सा लोक नृत्य था, लेकिन लोक नृत्य तो प्रत्येक शिफ्ट में आ ही रहा है, ठीक है। एक आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 19, क्या पूछा गया था साथी, अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 आपसे पूछा गया था, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या पूछा गया था, अभिव्यक्ति की आजादी किसमें है, ये पूछा गया था, ठीक है। अभिव्यक्ति की आजादी किसमें है, ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। इसको याद रखेंगे, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है आपकी, ये किसमें है, आर्टिकल 19A में, ठीक है, 19(1)A में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक आपसे पूछा गया राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय पूछा था आपसे। राष्ट्रीय आय आपको याद रखना है, किसी देश की एक वर्ष के अंदर सकल घरेलू उत्पाद मूल ह्रास घटाए बिना उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। एक आपसे पूछा गया था अरुणाचल जो प्रदेश है इसका लोक नृत्य पूछा गया था। क्या पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक है, एक ये पूछा गया था। ये कौन सा है साथी, आपको याद रखना है, शेर था, शेर नृत्य। शेर नृत्य के अलावा कौन था, मयूर नृत्य, ठीक है। मयूर नृत्य के अलावा कौन था, ये आपका एक है युद्ध करके है, कौन सा है, आपको याद रखना है, एक युद्ध नृत्य है आपका, इसको याद रखेंगे। ये युद्ध से संबंधित एक नृत्य होता है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे आप। ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। शेर और मयूर नृत्य ये कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। और आपसे पूछा गया था जो आपका सिंधी समुदाय होता है, सिंधी समुदाय में किसे मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, किसको, मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, ठीक है, मकर संक्रांति को। यदि पूछ ले मकर संक्रांति को तमिलनाडु में क्या कहते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में क्या कहते हैं और गुजरात में क्या कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। यदि सिंधी समुदाय में पूछे क्या कहते हैं तो आपको याद रखना है, इसको कहते हैं तिरमूरी। क्या कहते हैं, तिरमूरी, ठीक है, तिरमूरी कहते हैं। और मकर संक्रांति को तमिलनाडु में क्या कहते हैं, पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, पोंगल, ठीक है। पोंगल वाले दिन क्या होता है, जल्लीकट्टू, ठीक है। और गुजरात में क्या कहते हैं, इसको पतंग महोत्सव कहते हैं, ठीक है। गुजरात में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, पतंग महोत्सव, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आज का एनालिसिस और आपको 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि साथी पसंद आए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। जो साथी नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो में, कल शाम फिर 7:30 बजे। जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाय डीएस सर पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया साथी तो बहुत मेहनत लगी है, एक लाइक जरूर करके जाना, ठीक है साथी, एक लाइक जरूर करके जाएंगे। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।